नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे खास बुलेटिन का, जिसमें आज मुद्दा है बहुत जल्दी माओवादियों से मुक्ति। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ रोज पहले ही छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उनका बयान माओवादी हिंसा पर था। शाह ने कहा था कि बस 2 साल और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। हालांकि गृह मंत्री ने दो टूक कहा था कि अच्छा होगा कि माओवादी हिंसा छोड़ दें, मुख्य धारा में वापस लौट आए, वरना सरकार दूसरे रास्तों से छत्तीसगढ़ के माओवादियों से छत्तीसगढ़ को मुक्त कर देगी। इसी बीच आज अबूझ बाढ़ के जंगलों में फिर से नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर नई सरकार बनने के बाद साफ बदलाव दिख रहा है। कांकेर में सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन हुआ। दबाव में आए माओवादी लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या मतलब बदलाव, आप क्या लगता है, आपको क्या बदलाव दिखता है इस इलाके में? पहले से अभी काफ़ी नक्सली थोड़े से कम हो गए हैं जब से सीआरपीएफ की फौज तैनात है। और मुझे लगता है कि सरकार को एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, एजुकेशन और स्वास्थ्य पे। और यहाँ पे एजुकेशन देखा जाए तो जो टाउन एरिया है वहाँ पे हॉस्टलें खुली हुई है, तो इनको अंदरूनी क्षेत्र पे भी दिया जाए और क्वालिटी में सुधार किया जाए, टीचरों को अच्छा लाया जाए, अच्छे टीचर को दिया जाए यहाँ पे। नहीं, अभी नेटवर्किंग जो फ़ोन है, टेलीफोन है, दूरसंचार की व्यवस्था है, कैसी कितनी मतलब बढ़ी है, कितना संपर्क तेज हुआ है? जब से ये जियो आया तब से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। आज हर स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं वो लगभग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। और जहाँ तक का देखा जाए तो लगभग बहुत ज़्यादा संचार माध्यम में विकास हुआ है। और शायद आज भी कहीं अंदरूनी इलाके में कहीं कहीं जगह पहुँच कम है। बस रोजगार को लेकर के कितना लगता है कि सरकार को और क्या काम करना चाहिए? रोज़गार, ये पूरे इंडिया की मुद्दा है कि रोज़गार बहुत ये आई मुद्दा है। तो इस पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना चाहिए, जॉब क्रिएट करना चाहिए। और जो भी जैसे कोई व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए जो योजना है उन तक वो योजनाओं को गांव-गांव तक स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे कॉमर्स वाले हो गए, जो भी स्टूडेंट है, जो युवा है, उन तक ये सारी सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो या फिर कोई सा कार्यक्रम चला के। बट उन तक पहुंच नहीं रही है ये सुविधा इस इलाके में, बात किया जाए तो। क्या लगता है कि सरकार, ये जो नई सरकार बनी है और जो पहले की सरकार थी, क्या बदलाव दोनों के बीच में नज़र आता है? अभी तो जो अभी सरकार बनी है उसका तो अभी काम 5 साल में देखा जाएगा। अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन पिछले सरकार कभी कुछ कुछ काम रहा होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतनी विकास नहीं हुई है। अंदरूनी इलाकों में अगर बात करें, जैसे इसी दंतेवाड़ा के अंदर के अरनपुर, बुरगुम, रेवाली, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या लगता है कि वहाँ पर सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए? मेन मुद्दा ये है कि जैसे अभी सीआरपीएफ की फौज लगी हुई है, अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आज से 10-15 साल बाद बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा, अगर हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देंगे। मेन एजुकेशन। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण शायद अपने गांव से पलायन होके शहर में चले जाते हैं काम करने, उनको अच्छे से एजुकेशन की सुविधा दिया जाए। बिल्कुल, शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है। और भी जानने की कोशिश करेंगे, हम ये जानेंगे कि क्या अंदरूनी इलाकों में कितनी मतलब अब फोर्स की पहुंच हुई है, कितनी आमद हुई है। और सबसे बड़ी समस्या बस्तर में नक्सलवाद रही है। नक्सलवाद की वजह से लंबे समय से इन इलाकों में विकास नहीं पहुंच पाया है और अंत्योदय तक, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक यदि विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरीके से खात्मे में तब्दील करना पड़ेगा। आपको आप बताइए कि क्या लगता है कि नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या है? नक्सलवाद तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे लोग तो इसमें ना तो सो पाते ना खा पाते, ऐसा टाइप का हो जाता है सर। इसमें हमारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत भी है। नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगी तो शायद हो सकता है हमारे जो गांव के जैसे बच्चे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा ये सब कुछ मिल सकती है। नक्सलवाद की वजह से पलायन कितनी तेजी से हो रहा है इलाकों में? बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो ही रहा है सर। वहाँ पे उस एरिया के जो लोग हैं वो उनसे भी संपर्क होता है कभी खबर, तो जहाँ पर ये सब कुछ होने के कारण पलायन चले जाते हैं वहाँ के ये आसपास के लोग।
क्या लगता है ये जो सरकार अभी बनी है, नई सरकार, इसके आने के बाद से जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या लगता है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो सकता है क्या? आ, इतना तो संभावना है सर। बिल्कुल ये हमारे साथ ग्रामीण थे, आदिवासी इलाके से हम आपको इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। दरअसल हर सरकार का ये दावा है कि नक्सलवाद खत्म होगा बस्तर में और पूरी तरीके से विकास लाया जाएगा। और भी हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विकास लाया जा सकता है और रोजगार की कितनी संभावनाएं। बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर रोजगार को डेवलप किया जा सकता है। देखिए, यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं पूर्ण रूप से वो वनोपज पे डिपेंड है और वनोपज के बाद उनका एकमात्र आय का साधन कृषि होता है। कृषि करने के बाद जब वो खाली हो जाते हैं तो अंदरूनी क्षेत्रों में हमको ये देखने को मिला है कि जो नक्सली संगठन है वो उनको अपने साथ जोड़ना चाहती है और वो बेचारे विवश रहते हैं, कुछ डर भी रहता है। तो कुछ लोग तो जुड़ते हैं और कुछ लोग उनसे ना जुड़े इसलिए पलायन करते हैं। और पलायन की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो हमारा मनरेगा में जो काम चलते हैं उसमें जो खाता के माध्यम से जो मजदूरी भुगतान की जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक बाधक होती है, क्योंकि जब वो 6 दिन या 15 दिन काम करते हैं, जब उनको भुगतान मिलता है तो उनके गांव से बैंकों की दूरी 20 से 25 किलोमीटर रहती है। फिर कभी KYC का लफड़ा रहता है, कभी राशि उपलब्ध नहीं हो पाती, इसमें परेशान होते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मनरेगा में हमारे यहाँ उतना काम लोगों नहीं करते हैं और पलायन कर जाते हैं। कहीं ना कहीं नक्सलिज्म एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ के लोगों का पलायन करने का। आप अक्सर देखते होंगे बरसात की फसल के बाद जब फसल कटती है, धान तैयार होता है, तो वो लोग अक्सर आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की ओर पलायन कर जाते हैं काम के सिलसिले में। उसमें सबसे बड़ा कारण एक आर्थिक रूप से मजबूत होना भी होता है, दूसरा कहीं ना नक्सली संगठन से ना जुड़ना भी होता है। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से बार बार समझौता और वार्ता की बात करती है नक्सलियों से, क्या वार्ता से नक्सली समाप्त होंगे या फिर सरकार? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार भी लगातार वार्ता के लिए बात करती थी और अभी हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने खुला एक उन लोगों को आह्वान किया कि आप आइए, अपनी शर्त रखिए और हम वार्ता करने के लिए आपसे तैयार हैं। लेकिन ऐसी शर्त नक्सलिज्म की तरफ से आ जाता है कि जिसको पूरा करना संभव नहीं होता है और हम चाहते हैं कि सरकार और नक्सलियों के बीच अच्छे से कोई बात हो और नक्सलिज्म खत्म हो, तभी बस्तर का विकास हो पाएगा। क्योंकि अक्सर आपको देखते हो कि बस्तर के दोनों तरफ से आदिवासी मर रहे हैं, चाहे कहीं इनकाउंटर होता है, पता चला कि लोकल आदिवासी जो घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी गोली के शिकार हो जाते हैं। मामला बात चलता है कि आदिवासी नक्सली की गोली से मारा है या पुलिस की गोली से मारा है, दोनों तरफ से यहाँ पर आदिवासियों को ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ से यहाँ पर आदिवासियों को ही नुकसान हो रहा है। अगर पूरे तरीके से अगर हमको यहाँ पर नक्सलवाद को ख़त्म करना है तो नक्सलवाद खत्म होने के बाद ही यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा पर विकास लाया जा सकता है। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। तो अब जिस तरीके की हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से नक्सलियों पर लगाम लगाई जा रही है, उससे साफ है कि बहुत जल्द माओवादियों से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद यही सब कर रहे हैं, खासतौर से वो इलाके जहां पर नक्सलियों का काफी ज्यादा खौफ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान निर्मल कौर, पूर्व DGP झारखंड से जुड़े हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे हैं और अब बात इसलिए भी इस मुद्दे पर ज्यादा हो रही है क्योंकि जिस तरीके से जो जवान हैं, सुरक्षा बल में लगे हुए जो CRPF के जवान हैं, वो ऑपरेशन चला रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ और हर ऑपरेशन में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिल रही है। अभी हाल ही में 29 नक्सलियों को मार गिराया था। अब आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें निर्मल जी 7 बताया जा रहा है, 2 महिलाओं समेत 7 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए मानी जाए? ये एक अच्छी कामयाबी है ऐसे क्षेत्र में जहां पहले सुरक्षा बलों की पहुंच तक नहीं थी। जी, विकास की पहुंच भी नहीं हो पाती थी क्योंकि सुरक्षा का माहौल ही नहीं था, वातावरण भी नहीं था। ये CAPF की कामयाबी है, उन्होंने जो सुरक्षा अभियान चलाए हैं कि विकास की किरणें उन्हें आंतरिक इंटीरियर क्षेत्रों तक पहुंची है, अबुझमाड़ जैसे, और सरकारी स्कीम वहां लागू हो पाई है और उनका एक अच्छा पॉजिटिव नतीजा देखने को मिल रहा है, जिस कारण से एक आम आदमी प्रतिष्ठा का जीवन जीने के लिए उसके पास एक विकल्प है। पहले तो कोई विकल्प ही नहीं था उसके पास अपनी एक लाइफ जीने का, उसको खाली माओवादियों के प्रभाव में या उनके कहने पर चल रहा था, क्योंकि वो तो बहुत आतंकवादी थे, एक तरह से अतिवादी थे, आतंकवादी थे। और अब उनके पास एक टेंजिबल एक मतलब ऐसा विकल्प है जिस पे चल के, क्योंकि विकास के कई कार्यक्रम आंतरिक क्षेत्रों में पहुंचे हैं। CAPF की जहां मतलब ऐसी कोई पॉकेट शायद ही अब बची है, बहुत छोटे छोटे साइजों में बची हैं, जहां की विकास की पहुंच नहीं है, CAPF की पहुंच नहीं है, या एक कानून की पहुंच नहीं है, आप ऐसे रूल ऑफ लॉ की पहुंच नहीं है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छी बात है कि CAPF को ये जो सफलता मिल रही है, और CAPF की सफलता के कारण सरकारी स्कीमें, जो विकास की स्कीमें हैं,
वो भी वहां पहुंच रही हैं। तो हम समझते हैं कि सीएपीएफ बहुत बधाई की पात्र है इसमें, जो कि इतना अच्छे से कार्य कर रही है। उनका डिप्लॉयमेंट को रैशनलाइज भी किया गया है, बढ़ाया भी गया है। उन पे जो खर्चे किए गए हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस पे जो खर्च किए जा रहे हैं वो बहुत बढ़ा दिए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण से ये जो प्रभाव है सुरक्षा बलों का बहुत बढ़ गया है। और क्योंकि सुरक्षा बल सुरक्षा पहुंचा पाए, इसलिए बहुत सारे विकास के कार्यक्रम, विकास की किरणें उन इंटीरियर्स तक पहुंची, जंगलों में पहुंची, जनजातीय समाज तक पहुंची, बहुत जी, पिछड़े वर्ग तक तो वहां पहुंची, तक पहुंच जहाँ की अब पहले कोई जा ही नहीं पाता था। वहां तक पहुंच अब बन रही है जहां तक पहले पहुंचना असंभव था। निर्मल जी, अगर हम बिल्कुल। आपसे जानना चाहें, आप कुछ साझा कर पाए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे साथ, किस तरह की चुनौतियों का सामना ऐसे में जो जवान होते हैं जो इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ऐसे ऑपरेशंस के दौरान किस तरह की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है? देखिए, ये बड़ी इरेगुलर वॉरफेयर है, एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर है, अनियमित है। ये एक आमने सामने की लड़ाई नहीं कि आप भी आ जाइए मैदान में डट जाइए जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर है, और हम भी डट गए, दोनों विरोधी दल डट गए और आमने राइफल से या गोली से या जैसे भी बंदूकों से सामना कर लिया। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, वो छिप के हमला करते हैं, अपने मौका और अपना समय चूज करके हमला करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो लैंड माइन्स उन्होंने लगा रखी। जब सड़कें बनी, पहले हम लोग जब नए नए सर्विस में आए तो कहा जाता था कि कच्ची सड़क पे मत चलो, उसके नीचे लैंडमाइन हो सकती है। बाद में बड़ी अच्छी पक्की कोलतार की सड़कों पर बड़े बड़े वाहन उड़ा दिए गए क्योंकि नीचे में लैंडमाइंस लगी हुई थी। तो ये क्या है कि लैंडमाइंस उन्होंने तब लगा दिया, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, जब सड़क बनी और उसके नक्शे उनके पास है। स्पेशली जहाँ मोड़ होता है, जहाँ कोई एक मोड़ सा आता है सड़क में, ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं इस तरह के हिल एरियाज में, और उनका नक्शा उनके पास है, उनको सिर्फ 2 तार जोड़ने हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम लोग अगर वाहन हमारे जाते हैं, हमारे पुलिस कर्मियों को इकट्ठा का इकट्ठा, चाहे वो बुलेट प्रूफ वाहन हो, चाहे वो एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स हो, उनको उड़ा दिया जाता है लैंडमाइंस के, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मिल्क कैंस है जिनमें की विस्फोटक सामग्री भर के रखी हुई है, और 2 तार जोड़े जहां दूर से पहाड़ी से आपने आते देखा पुलिस की गाड़ी, और सबको वो लोग उड़ा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है। जी, इसको काउंटर करने के लिए अब पुलिस ने पैदल जाना, लंबे लंबे एलआरपी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जितने भी ये सफलताएं मिल रही हैं, ये अधिकतर जो पैदल हमारे फोर्सेस चल रहे हैं उनको मिल रही है। पहले क्या होता था कि वो लोग तो बहुत यंग एज ग्रुप के थे, हमारी पुलिस फोर्स उतनी फिट भी नहीं थी, और बहुत मिक्स्ड एज ग्रुप के लोग इन सीएपीएफ की टुकड़ियों में रहते थे, इसमें 50-55 साल के लोग भी थे जो रिटायरमेंट के मुहाने पे। अब यंग लोगों को इन सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट में रखा गया जो है माओवादी एरिया में, और वो लोग अधिकतर ऑपरेशन, अधिकतम मेरे ख्याल से 100% ऑपरेशन अब पैदल होते हैं। चारों तरफ से स्ट्रेटेजिकली हिल्स को घेरा जाता है जी, और इस तरह से उनको बीट आउट जी। किया जाता है जहां तो वो लोग बहुत छिपे। जल्द माओवादियों से मुक्ति, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए बेहद खास है, आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर भी लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। स्टूडियो में खास मेहमान निर्मल कौल जी, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल जी, ऐसे में क्या एक सफलता में एक अहम योगदान जो टेक्निकल सर्विलांस आजकल इतना बेहतर हो गया है, इसका भी एक अहम स्थान माना जा सकता है? इससे भी एक बड़ी जी जो हाँ। सफलता है में जी उसका हाँ। हाथ जी माना हाँ। जाएगा? जी हाँ, जो अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं अगर उन एरियाज में छोड़ दीजिए, तो जो रियल टाइम पिक्चर्स है जो सैटेलाइट्स आपको देते हैं जी, कि वो लोग जंगल में कहाँ छिपे हैं, किस तरह वो तरफ जा रहे हैं, उनका जो स्क्वाड है कितना बड़ा है, और जो सॉफ्ट इंटेलिजेंस आपको फोन टैपिंग वगैरह से मिलती है, सबको कंबाइन करके आप लोग एक अच्छा ये सर्वेलेंस जो आधुनिक तकनीकी के कारण अच्छी मात्रा में मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, उससे इस सफलता में काफी मदद मिल रही है। ये सच है, ये जी। सच है। और बहुत सारे मोबाइल टावर प्रोजेक्ट जो सरकार ने शुरू किया था, कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव कर गया, बहुत सारे नए मोबाइल टावर लगे हैं। तो ये जो इंटीरियर के जो एरिया जो पहले एकदम अबूझ थे, अबूझ माड़ मतलब जिसको बूझ ही नहीं सकते आप, जी, अबूझ माड़, बूझना असंभव है, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम ही अबूझ माड़ पड़ा ट्रेडिशनली। जी, पर तो अब वो जिसको बूझा बूझने ना जा लगे सके। हैं उनको जी, आप, इतना मतलब अब उसे बूझ माड़ कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि धीरे धीरे उसको आप एक्सेसिबल हो रहा है, आपकी पहुंच वहां तक पड़ रही है। तो निर्मल जी, क्या माना जाए अब जिस तरीके से जो कोशिश है प्रशासन की, उसमें जो सफलता मिल रही है, सुरक्षा बलों की जो मेहनत का नतीजा है, ये जिस तरीके से लगातार सरेंडर भी काफी संख्या में जो माओवादी हैं वो कर रहे हैं, ऐसे में वो इलाके, वो क्षेत्र जहां पर माओवादी बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और वो गांव जहां पर आतंक इनका रहता है, लोग डरे हुए होते हैं, लोग बोलने से बचते हैं, क्या वो लोग अब उनमें भरोसा वापस कायम हो सकेगा? उनका जो खौफ है वो धीरे धीरे कम होगा? जी हाँ, उनका खौफ निश्चित कम होगा, क्योंकि अब उनके पास एक
विकल्प है कि वो एक सम्मान का जीवन, सरकार के जो विकास के कार्यक्रम उनके द्वार तक पहुंचे हैं, जो पहले असुरक्षा के माहौल में नहीं पहुंच पा रहे थे या एक्सेसिबिलिटी के कारण नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत सड़कें बनी हैं, हजारों किलोमीटर सड़कें बनी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जी। और उसके कारण से विकास भी पहुंचा है, एक्सेसिबिलिटी भी हुई है, और कम्युनिकेशन के साधन भी बहुत बड़े हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोगों में एक भय का जो माहौल था वो बहुत कम हो रहा है। और जो पहले होता था कि नक्सल, उसमें किसी भी नागरिक को मरने में 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब सरकार ने बढ़ा के उसको 40 लाख कर दिया। जी। तो इससे जो पार्टिसिपेशन है, जो एक इट क्रिएट्स एक सुरक्षा का माहौल बन रहा है, और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है और जो सहयोग है जनता का, वो भी बहुत मिल रहा है इसका कार्य में। जी, और अब से कुछ ही देर पहले पंकज नकुलनार हमारे संवाददाता ने दंतेवाड़ा के कुछ ग्रामीणों से बातचीत की, जिस तरीके से माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, अब क्या माहौल वहां पर है, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें दावा करती हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा होगा और विकास का परचम लहराया जाएगा। लंबे समय से नक्सलियों के खात्मे की बात चल रही है और नक्सलियों के खात्मे के बाद इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों पैमाने पर विकास की गंगा बहाने की बात सरकारें कर रही हैं। इनका दावा ग्राउंड में कितना है, इसको जानने के लिए एनडीटीवी की रिपोर्ट आज ग्रामीण इलाकों में पहुंची हुई है। आज हम ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के बीच पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में क्या बदलाव आया है ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछली सरकार ने क्या काम किया, नई सरकार बनने के बाद किस तरीके से काम हो रहा है, और उनके जीवन शैली में क्या बदलाव वो चाहते हैं। सीधे बात उन्हीं से करते हैं। पहुँचे हैं हम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि आदिवासी इलाकों में क्या क्या बदलाव भी और होने चाहिए? आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद हमारे क्षेत्र के लिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे रही, चाहे भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो, उसने नक्सलवाद खत्म करने का एक प्रयास किया है। और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे तैनात हुई है, तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म में थोड़ी सी कमी आई है। और जो भी सरकार रही है, अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पहले पहुँच नहीं पाते थे, आज वहाँ सड़कें बनी हैं, मोबाइल नेटवर्क बड़ा है, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी सरकार अच्छा काम करी है। लेकिन कुछ आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जो पहुँचविहीन हैं, वहाँ पर हम चाहते हैं कि सरकार वहाँ पर रोड बनाए, पुल बनाए, ताकि जो मरीज रहते हैं, जिनको एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, उनको एम्बुलेंस मिल जाए। क्योंकि आज भी हम ऐसा देखते हैं, हमारा बहुत से बड़ा ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, लोग कांवड़ चला के अपने मरीजों को पहुँचाते हैं। और किसी भी सरकार का एक पहला उद्देश्य होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर हम अपना विशेष फोकस रखते हैं, और हाल की सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन नक्सलिज्म अभी कुछ स्तर से कम हुआ है। क्या लगता है कि पहले का जो माहौल है और अभी के माहौल में नक्सलवाद को लेकर के कितना डर और भय का पहले माहौल था, और अभी क्या लगता है आपको? मैं आपको बता रहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स के बाद और डीआरजी की तैनाती के बाद निश्चित रूप से नक्सलिज्म में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अभी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि नक्सली बैकफुट में है। हालांकि कुछ नक्सली मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, या हम कह सकते हैं कि नक्सलिज्म अब अपने अंतिम स्थिति में है। बिल्कुल, पैरामिलिट्री और डीआरजी फोर्स के आने के बाद से नक्सलियों के ऊपर में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं और बदलाव भी आ रहा है। और भी जानते हैं, यहाँ पर खड़ी हैं, क्या नाम लिखती हैं आप? रंजना कश्यप। रंजना कश्यप जी, आपको क्या लगता है कि क्या क्या मतलब अभी और बदलाव आने चाहिए, सरकार कितना काम कर रही है? मुझे लगता है कि हमारे गाँवों में स्कूलें, स्वास्थ्य संबंधित हॉस्पिटल सुविधा और एम्बुलेंस की सुविधा, ये सब होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ मतलब रोड नहीं, सड़कें नहीं, वहाँ से लोग कावड़ बोके लेके आते हैं। जहाँ नज़दीकी गांव है वहाँ तो एम्बुलेंस पहुँच जाती है, जहाँ दूर गांव है वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँच पाती है। इससे हमारे आदिवासी लोगों को बहुत ही दिक्कतें होती हैं। अभी क्या लगता है कि पहले से अभी क्या क्या बदलाव आपको दिखते हैं, और क्या क्या बदलाव और होना चाहिए? सरकार क्या और कर सकती है शिक्षा के मामले में? शिक्षा के मामले में सरकार को ये करना चाहिए कि हर गांव में टीचरों की कमी है, और स्कूल वो करवा देना चाहिए। स्कूल की अच्छे से स्कूल सुविधा होना चाहिए, और टीचरों की व्यवस्था करवाना चाहिए। टीचरों की बहुत कमी है। और उसके बाद जैसे गांव के लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए। अंदरूनी इलाकों में अभी सड़कों के क्या मतलब हालात दिखते हैं आपको? अंदरूनी इलाकों में तो रोड ये सब तो है नहीं है, बाकी हमारे बाकी एरियाओं में है, लेकिन अंदर एरियाओं में ये सब चीज़ों की दिक्कत ही है। और भी हमारे साथ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि क्या मतलब बदलाव, आप क्या लगता है आपको क्या बदलाव दिखता है इस इलाके में? पहले से अभी काफ़ी नक्सली थोड़े से कम हो गए हैं जब से सीआरपीएफ की फौज तैनात है।
और मुझे लगता है कि सरकार को एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। एजुकेशन देखा जाए तो जो टाउन एरिया है वहाँ पे हॉस्टलें खुली हुई है, तो इनको अंदरूनी क्षेत्र पे भी दिया जाए और क्वालिटी में सुधार किया जाए, टीचरों को अच्छा लाया जाए, अच्छे टीचर को दिया जाए यहाँ पे। नहीं, अभी नेटवर्किंग जो फ़ोन है, टेलीफोन है, दूरसंचार की व्यवस्था है, कैसी कितनी मतलब बढ़ी है, कितना संपर्क तेज हुआ है? जब से ये जियो आया तब से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। आज हर स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं वो लगभग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, और जहाँ तक का देखा जाए तो लगभग बहुत ज़्यादा संचार माध्यम में विकास हुआ है, और शायद आज भी कहीं अंदरूनी इलाके में कहीं कहीं जगह पहुँच कम है। बस रोजगार को लेकर के कितना लगता है कि सरकार को और क्या काम करना चाहिए? रोज़गार ये पूरे इंडिया की मुद्दा है कि रोज़गार बहुत ये आई मुद्दा है, तो इस पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना चाहिए, जॉब क्रिएट करना चाहिए, और जो भी जैसे कोई व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए जो योजना है उन तक वो योजनाओं को गांव-गांव तक स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे कॉमर्स वाले हो गए, जो भी स्टूडेंट है, जो युवा है, उन तक ये सारी सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो या फिर कोई सा कार्यक्रम चला के, बट उन तक पहुंच नहीं रही है ये सुविधा इस इलाके में बात किया जाए तो। क्या लगता है कि सरकार, ये जो नई सरकार बनी है और जो पहले की सरकार थी, क्या बदलाव दोनों के बीच में नज़र आता है? अभी तो जो अभी सरकार बनी है उसका तो अभी काम 5 साल में देखा जाएगा, अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन पिछले सरकार कभी कुछ कुछ काम रहा होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतनी खास नहीं हुई है। अंदरूनी इलाकों में अगर बात करें, जैसे इसी दंतेवाड़ा के अंदर के अरनपुर, बुरगुम, रेवाली, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, क्या लगता है कि वहाँ पर सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए? मेन मुद्दा ये है कि जैसे अभी सीआरपीएफ की फौज लगी हुई है, अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आज से 10-15 साल बाद बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा, अगर हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देंगे। मेन एजुकेशन, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण शायद अपने गांव से पलायन होके शहर में चले जाते हैं काम करने, उनको अच्छे से एजुकेशन की सुविधा दिया जाए। निर्मल, पूर्व डीजीपी हमारे साथ बनी हुई है निर्मल कौर जी। निर्मल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उन गांव वालों की बातें आपने भी सुनी होंगी जो जहां पर बहुत ज्यादा नक्सली मूवमेंट देखी जाती है। लोग कह रहे हैं कि बदलाव तो हो रहा है, लेकिन कुछ और बदलाव की वो डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत इन इलाकों में है, अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता इन इलाकों में है, ताकि जो आगे का भविष्य है, कल का भविष्य है, वो यहाँ से निकले तो बहुत संवर कर निकले। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक आप कह रही है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। इनफैक्ट पिछले वर्ष मैं नारायणपुर गई थी, वही बस्तर क्षेत्र में, और जहाँ से अबुझमाड़ के पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल एकदम एज एज है जो नारायणपुर का, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी लोग एक स्कूल चलाते हैं। आपने शायद देखा हो अगर आप स्थानीय हैं। व्याप्तानंद जी महाराज वहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल या जो भी वहाँ के अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे और उनके साथ स्वामी हैं जूनियर। और वो जो स्कूल है वहाँ पर केजी से लेके 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में, और वो सिर्फ अबुझमाड़ी जनजाति के लिए चलाते हैं। और वो मेरे लिए बहुत ही आंख खोलने वाला अनुभव था कि इस तरह से समर्पण के साथ अगर स्कूल चलाया जाए, ये बच्चे जब आते हैं तो ना इनको हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना इनको सिविलाइजेशन से कुछ पता है, एकदम जंगल से चले आ रहे हैं। और जल्दी ही वो उनमें कई बच्चे जो आईआईटी क्रैक किए हैं, कई, और हर साल जो छत्तीसगढ़ में जो परेड होती है वहां पर राजधानी में 26 जनवरी के जितने भी खेल होते हैं, उसमें स्कूल के बच्चे बहुत मेडल्स, बहुत ट्रॉफीज ला रहे हैं, और करीब करीब कितने कई सालों से वो प्रथम आ रहे हैं परेड में और स्पोर्ट्स में। तो इस तरह के स्कूल और इस तरह की शिक्षा और फैलाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से खाली एक संस्था रामकृष्ण मिशन तो कुछ नहीं कर पाएगी, इतनी बड़ी जरूरत है। परंतु सरकार को एकदम वैसे ही बहुत ही समर्पण के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ वहां पर स्कूल चलाने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी चलाए। पर ये जो स्कूल है रामकृष्ण मिशन का, जो अबूझमाड़ के एकदम जहाँ से पानियां शुरू थी वहां पर है, वो एक ऐसा मॉडल है जो कि शिक्षण के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आखिर एक स्कूल तो ज्यादा से ज्यादा 2000 बच्चों को पढ़ाएगा, पर निर्मल जरूरत जी, तो आप जिस तरीके से बता रही हैं, देखिए वाकिफ है आप बहुत सारे ऐसे इलाकों से जहां पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं माओवादी, बहुत बदलाव की तस्वीरें भी आपने देखी हैं, और बुरी बहुत वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब माहौल बहुत ज़्यादा खराब इन जगहों पर रहा होगा।
अब आपको अगर हम जानना चाहें, आपके हिसाब से वो क्या और आगे आने वाले वक्त में बदलाव प्रशासन की, सरकार की तरफ से हो सकते हैं, जिनके खिलाफ सख्ती से सरकार को सोचना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, विकास को बढ़ावा देना, विकास काफी विकसित हुए हैं ये जी। क्षेत्र, पर विकास को और बढ़ाना होगा, शिक्षा के माहौल को और पनपाना होगा, ताकि बच्चे, जो अगली पीढ़ी है, वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो और देश की जो मुख्य धारा है उसमें मिलके अपना कार्य कर पाए। और जो बच्चे जो थोड़े रोमांटिक आइडियाज में आके, हमारी जो युवा है जो माओवादियों से प्रभावित हो गए हैं, जी। उनको ये दोबारा आने का मौका देना चाहिए। उनको ये जो ब्रेन वॉश हो गए कि बहुत रोमांटिक सी चीज है, उनको उनकी असलियत बतानी होगी कि ये जो हिंसा है किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अपनी जो व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी इसमें राजा बन सकता है। आइए वोट से लड़िए, आप अपना वोट देके भी तो लड़ाई कर सकते हैं, आपको राइफल उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पक्ष में कोई लोग हैं, पक्ष में जो राजनीतिक दल है, या आप अपना राजनीतिक दल बनाइए और उनको सत्ता में लाइए, ताकि आपकी आवाज भी सत्ता के जो बड़े बड़े केंद्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रायपुर हो या राष्ट्र में दिल्ली हो या कोई भी हो, वहां तक उस पार्लियामेंट में, उस विधानसभा में आप जी। बोल पाए, अपनी बात पहुंचा पाए और अपनी जरूरत की चीजें वहां से ले पाए, जो जी। नीतियां हैं संसार की, सरकार की, उनके अंडर। जी, निर्मल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने सभी अहम सवालों के जवाब हमें दिए। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।